नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के समंदर में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसे पहलू पर जो अक्सर नज़रों से ओझल सा रह जाता है, लेकिन जिसने भारत के अतीत और हाँ वर्तमान को भी आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन की। नमस्ते। यानी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे किया है, उनकी सोच समय के साथ कैसे विकसित हुई और ये सब यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर भैरवी प्रसाद साहू द्वारा लिखी गई यूनिट 1। इसका शीर्षक है इकोनॉमिक हिस्टोरियोग्राफी ऑफ अर्ली इंडिया। ये दस्तावेज हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे समय के साथ प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को देखने का, उसको समझने का नजरिया बदला है। जैसे कि भूमि का स्वामित्व किसके पास था, राजस्व की व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, शहर कैसे बसे, शिल्प, मुद्रा का चलन, इन सब चीजों पर सोच कैसे बदली। हाँ, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। जीएस पेपर 1 में इतिहास की गहरी समझ, खासकर जब हम आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की बात करते हैं, तो वो आपको दूसरों से एक कह सकते हैं बढ़त दिला सकती है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण करें, कैसे विभिन्न ऐतिहासिक व्याख्याओं को समझें, उनके बीच के अंतर को पहचानें। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को ये अंदाजा लग जाएगा कि डीडी कोसाम्बी और आरएस शर्मा जैसे बड़े इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया। 1950 से पहले इतिहास कैसे लिखा जा रहा था और उसके बाद क्या बदलाव आए। ये नया इतिहास लेखन जिसकी हम बात करेंगे वो क्या है, हाल के शोध किन दिशाओं में जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी और मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिज्मेटिक्स जैसे स्रोत हमारी समझ को कैसे लगातार बदल रहे हैं या गहरा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को। सबसे पहले सेक्शन 1.1 पर आते हैं, जो परिचय है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पिछले लगभग 40-50 सालों में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या बड़ा बदलाव आया है। पहले फोकस किस पर ज्यादा रहता था और अब कहाँ शिफ्ट हुआ है? देखिए, पहले जैसा आपने भी इशारा किया, जोर ज्यादातर राजनीतिक इतिहास पर रहता था। कौन सा राजवंश कब आया, उनका शासनकाल, उनकी लड़ाइयाँ, उनका पतन, इसी के इर्द गिर्द इतिहास घूमता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, शायद कहें कि 40-50 सालों में, ध्यान आर्थिक और सामाजिक इतिहास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इतिहासकार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय जमीन का मालिकाना हक किसके पास था, मतलब लैंड ओनरशिप का पैटर्न क्या था, राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता था, व्यापार, ट्रेड कितना फैला हुआ था, किन चीजों का होता था, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन कैसे और कब हुआ, शिल्प यानी क्राफ्ट्स कौन कौन से थे, मुद्रा, मनी इकोनॉमी कितनी विकसित थी, और यहाँ तक कि ग्रामीण बस्तियां, रूरल सेटलमेंट्स कैसे थे, उनका विकास कैसे हुआ। इन सब विषयों पर अब कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो शिफ्ट आया, ये बदलाव आया कैसे? क्या कुछ खास लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इसे दिशा दी? और रामशरण शर्मा 1950 और 60 के दशक में उन्होंने इतिहास को देखने का एक नया नजरिया सामने रखा। उन्होंने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और इन सब का आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ पर क्या असर पड़ता है, इन कारकों पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने स्थापित धारणा को चुनौती दी कि प्राचीन भारत एक स्थिर, मतलब स्टैटिक समाज था। उन्होंने दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत अलग अलग दौर में लगातार विकसित हो रहा था, बदल रहा था। मतलब प्राचीन भारत को एक मोनोलिथिक इकाई की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग कालखंडों में, टुकड़ों में देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोटे तौर पर हम 2 चरण मान सकते हैं समझने के लिए। पहला, जिसे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल या अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, जो लगभग गुप्त काल तक जाता है। और दूसरा चरण है प्रारंभिक मध्यकाल यानी अर्ली मिडीवियल पीरियड, जो उसके बाद अगले 6-7 सदियों तक फैला हुआ है। जो पहला चरण है, खासकर मौर्य काल, उसकी विशेषता क्या मानी जाती है? किसान उत्पादन यानी पेजेंट प्रोडक्शन का बढ़ना, शहरीकरण का विकास और राज्य का मजबूत नियंत्रण, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल, ये चीजें इस दौर में प्रमुख थीं। और फिर दूसरे चरण में यानी प्रारंभिक मध्यकाल में क्या मुख्य बदलाव नजर आते हैं?
हाँ, पोस्ट मौर्य काल से लेकर लगभग 7वीं सदी तक हमें एक अलग तरह का विकास देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 20वीं सदी के मध्य से लगभग 1950 के बाद से इतिहासकारों ने नए सवाल पूछने शुरू किए, और वो सिर्फ साहित्यिक स्रोतों मतलब लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि अर्थशास्त्र या दूसरे ग्रंथों पर ही निर्भर रहने के बजाय अन्य स्रोतों को भी बहुत गंभीरता से देखना शुरू किया। अन्य स्रोत जैसे कि किन स्रोतों की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। पुरातत्व ने हमें भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर को समझने में अभूतपूर्व मदद की है। सामाजिक विकास कैसे हुआ, समृद्धि का प्रसार कैसे हुआ, उदाहरण के लिए गंगा घाटी से उसके किनारों तक और फिर और दूर तक कैसे फैली, ये सब पुरातत्व से पता चला। इसने ये भी दिखाया कि अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक संरचनाएं, सोशल फॉर्मेशंस कितनी विविध थीं। मतलब पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम नहीं था। अब जैसे शहरी विकास के पैटर्न, व्यापार नेटवर्क कैसे जुड़े थे, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास कितना और कहाँ हुआ, राज्य निर्माण के अलग-अलग चरण क्या थे और गंगा घाटी में कृषि का विस्तार कैसे हुआ, ये सारे विषय पुरातत्व के कारण अब ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे नए स्रोत पुरानी समझ को बदल सकते हैं या उसमें नई परतें जोड़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, विचार और अर्थव्यवस्था, आइडियाज एंड इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? क्या प्राचीन ग्रंथों में हमें बाकायदा आर्थिक सिद्धांतों की बातें मिलती हैं? देखिए, शायद हमें उस तरह की व्यवस्थित आर्थिक सिद्धांत, सिस्टमैटिक इकोनॉमिक थॉट जैसे हम आज समझते हैं वैसे ना मिले, लेकिन आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडियाज जरूर मिलते हैं। और ये विचार उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज को दर्शाते हैं कि लोग क्या सोचते थे, किन चीजों को महत्व देते थे। अच्छा, क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? कैसे विचार मिलते हैं ग्रंथों में? जरूर। अगर हम ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी यानी फर्स्ट मिलेनियम BCE के बौद्ध पाली साहित्य को देखें, पाली लिटरेचर, तो उसमें हमें उस समय की खेती-बाड़ी का काफी ब्यौरा मिलता है। जौ, गेहूं, चावल, तिल, सरसों, दालें, गन्ना, यहाँ तक कि केला, आम जैसी फसलों का जिक्र है। खेत कैसे तैयार किए जाते थे, कृषि, साली शब्द आते हैं। जमीन के प्रकार, केदार, रोपना, रोपेती, चारागाह, पशुर, गांव की सीमा, वट, इन सब का उल्लेख है। यहाँ तक कि गांव की जगह को वास्तु यानी रहने लायक जगह, क्षेत्र यानी खेती लायक जमीन और गोचर यानी चराई की जगह में बांटने का भी विवरण मिलता है। एक ग्रंथ है सुत्तनिपाता, उसमें एक भिक्षु द्वारा जमीन साफ करने का जिक्र है, जो दिखाता है कि कृषि को कितना महत्व दिया जाता था। या फिर अन्न दो, अन्न देने वाला, बल दो, सुख देने वाला जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं कृषि के लिए। इससे पता चलता है कि कृषि को कितना मूल्यवान समझा जाता था। ये भी दिलचस्प है कि ऋग्वेद में जहाँ गो यानी गाय शब्द का बार बार आना पशुपालन के अत्यधिक महत्व को दिखाता है, वहीं बुद्ध काल तक आते आते स्थायी कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। हाँ, ये बदलाव भी महत्वपूर्ण है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें किस तरह के आर्थिक विचार प्रमुख हैं? वो तो शासन कला पे ग्रंथ माना जाता है। हाँ, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र और राज्य के नियंत्रण पर बहुत विस्तार से चर्चा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रामीण बस्तियों को बसाने, जिसे जनपद निवेश कहा गया है, और उस पर राज्य के नियंत्रण पर बहुत जोर देता है। राज्य क्या चाहता था कि नई बस्तियां बसाई जाएं या जो उजड़ गई हैं उन्हें फिर से बसाया जाए। और किन लोगों को बसाया जाए? शूद्रों को। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र मानता है कि वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं और शायद उनका शोषण भी आसान था। राज्य नई बस्तियों को बसाने के लिए शुरुआती टैक्स में छूट देता था, बीज, पैसा, मवेशी भी मुहैया कराता था। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या था? राजस्व को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। और राज्य का नियंत्रण सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं था। खनन यानी माइनिंग, नमक का उत्पादन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और खासकर व्यापार मार्गों, वणिक पथ पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। नई जमीन पर खेती भी शाही नियंत्रण में होती थी ताकि उससे मिलने वाला राजस्व सीधा राज्य को जाए। तो आप देख सकते हैं कि राज्य की शक्ति, खदाने, खजाना और राज्य का विस्तार, ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई थीं। अर्थशास्त्र के अलावा मिलिंद पन्हों, मनुस्मृति में भी हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। तो मतलब मौर्य काल ने राज्य का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा था।
मौर्यों के बाद क्या स्थिति बदली? पोस्ट मौर्य काल में हमें जमीन के मालिकाना हक पर बहसें दिखती हैं, कृषि का धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से विस्तार दिखता है। मौर्यकालीन ग्रंथ हमें व्यवसायों की भारी विविधता, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस दिखाते हैं। शिल्प में विशेषीकरण, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बढ़ रही थी। कारीगरों और व्यापारियों के संगठन बन रहे थे, जिन्हें श्रेणियां या गिल्ड कहा जाता था। बाजारों का जिक्र है, व्यापार मार्गों का जिक्र है, अंतर क्षेत्रीय भी और समुद्री भी। हमें मथुरा और सांची जैसी जगहों पर शिलालेख मिलते हैं, जिनमें व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। ये उस समय उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दिखाता है। और फिर सिक्के, सोने, चांदी, तांबे, सीसे के सिक्के मिलते हैं, जो एक विकसित मुद्रा अर्थव्यवस्था, मोनेटाइजेशन का प्रमाण है। और ये सब शहरी केंद्रों के विकास, व्यापार और श्रेणियों के उदय से जुड़ा हुआ था। अच्छा, और फिर गुप्त काल और उसके बाद के समय में आपने भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स का जिक्र किया था। उनका क्या महत्व था? हाँ, गुप्त काल और उसके बाद के काल यानी प्रारंभिक मध्यकाल के लिए शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। खासकर वो शिलालेख जो भूमि अनुदान से संबंधित है, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, जो ब्राह्मणों या मंदिरों को दिए जाते थे। कुछ इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा, जिनका हमने जिक्र किया, मानते हैं कि इस काल में व्यापार और मुद्रा का पतन हुआ, शहर उजड़ने लगे और इसलिए भूमि अनुदान का महत्व बहुत बढ़ गया। अर्थव्यवस्था ज्यादातर जमीन आधारित हो गई। हालांकि इस पर भी बहस है। कुछ लोग मानते हैं कि अनुदान सिर्फ बंजर या जंगली जमीनों के थे, जिनका उद्देश्य कृषि का विस्तार करना था, जबकि दूसरे मानते हैं कि कई बार मौजूदा बस्तियों को भी दान में दे दिया जाता था, जिससे वहां रहने वाले किसानों का शायद विस्थापन होता था या उनकी स्थिति बदल जाती थी। लेकिन इन अनुदानों से हमें उस समय के ग्रामीण समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बस्तियों के प्रकार क्या थे, ग्राम, पल्ली, कुटुंब, वाटिका, अरण्य, समाज में कौन कौन से वर्ग थे, भूमि पर अधिकार कैसे थे, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी जैसे जामुन, आम, कपास, धान, तिलहन। बाणभट्ट की हर्षचरित में हमें एक तरफ थानेश्वर जैसे शहर की समृद्धि का वर्णन मिलता है, तो दूसरी तरफ विंध्य के जंगलों में रहने वाले लोगों के जीवन का भी चित्रण है। ये विरोधाभास भी उस समय की जटिलता को दिखाता है। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही शायद इतिहास को इतना रोचक बनाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, सेक्शन 1.3 पर 1950 के दशक से पहले के इतिहास लेखन के रुझान, प्री 1950s हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स। उस दौर में इतिहासकार प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते थे, मुख्य स्रोत क्या थे और नजरिया क्या था? जैसा कि हमने पहले भी बात की, 20वीं सदी के मध्य तक यानी लगभग 1950 तक अध्ययन मुख्य रूप से साहित्यिक ग्रंथों, लिटरेरी टेक्स्ट्स पर ही आधारित था। और इन ग्रंथों में आर्थिक जानकारी अक्सर सीधे सीधे नहीं मिलती थी, बल्कि प्रसंगवश, इंसिडेंटली आ जाती थी। मतलब किसी कहानी या नियम के संदर्भ में। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर हुए थे, जैसे डी.एन. घोषाल की किताब थी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या एन.सी. बोस की सोशल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये कुछ शुरुआती गंभीर प्रयास थे अर्थव्यवस्था को समझने के, लेकिन ये भी काफी हद तक साहित्यिक स्रोतों पर और कुछ हद तक अभिलेखीय साक्ष्यों मतलब शिलालेखों वगैरह पर निर्भर थे। तो इन शुरुआती अध्ययनों की सीमाएं क्या थीं? मतलब इनमें क्या कमी थी जिसके कारण बाद में नजरिया बदला? एक बड़ी सीमा तो यही थी कि ये ज्यादातर संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस को स्थिर, स्टैटिक मानते थे, जैसे कि गांव की व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही रही होगी। समय के साथ और अलग-अलग क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहे थे, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आर्थिक जीवन की व्याख्या अक्सर ग्राम समुदाय, विलेज कम्युनिटी जैसी एक सामान्यकृत अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और जैसा हमने कहा, अर्थव्यवस्था को इतिहास में एक तरह से हाशिए पर रखा जाता था, मार्जिनल कंसर्न था। मुख्य फोकस राजनीति, राजवंश, युद्ध इन्हीं पर रहता था। लेकिन फिर ये बदलाव क्यों और कैसे आया? क्या कोई खास घटना थी या सोच में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ? ये बदलाव धीरे धीरे आया, खासकर 1950 के दशक के बाद। इतिहासकारों ने महसूस करना शुरू किया कि अर्थव्यवस्था समाज को समझने की कुंजी है। उसे नजरअंदाज करके आप इतिहास को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। अब सवाल बदलने लगे थे, जैसे मगध का ही उदय क्यों हुआ, उसके पीछे क्या आर्थिक कारण थे, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गंगा घाटी में बड़े बड़े शहर, शहरी केंद्र क्यों उभरे।
इन सवालों के जवाब सिर्फ राजनीतिक इतिहास से नहीं मिल सकते थे। इनके लिए अर्थव्यवस्था को, समाज को देखना जरूरी था। पहले पोस्ट मौर्य और गुप्त काल को अक्सर पतन या ठहराव का काल मान लिया जाता था। स्वर्ण युग यानी गुप्त काल के बाद सब कुछ नीचे चला गया, लेकिन नए दृष्टिकोण ने ये देखना संभव बनाया कि इस दौर में भी बहुत कुछ हो रहा था। राजाओं और राजवंशों ने अर्थव्यवस्था में किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया, ये सवाल महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ पर डीएन झा का एक लेख है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 1200 ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, उसका जिक्र करना भी जरूरी है। वो बताते हैं कि शुरुआती अध्ययन जैसे लासिन या रिस्टेविट्स के वो बौद्ध ग्रंथों पर आधारित थे और ज्यादातर वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव थे। कोई स्पष्ट आर्थिक इतिहास लेखन की धारा नहीं थी। और इसमें औपनिवेशिक शासन का अंग्रेजों का क्या प्रभाव था? इंपीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस की क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी भूमिका थी। जेम्स मिल, एल्फिंस्टन जैसे जो ब्रिटिश प्रशासक भी थे और इतिहासकार भी, उन्होंने भारतीय समाज की एक खास छवि गढ़ी। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज स्थिर है, बदलता नहीं है, यहाँ अपरिवर्तनशील ग्राम समुदाय हैं, जहाँ निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। ये सब क्यों कहा गया? कहीं ना कहीं इसने ब्रिटिश शासन को जायज़ ठहराने में मदद की कि हम एक पिछड़े स्थिर समाज में प्रगति ला रहे हैं। कार्ल मार्क्स के एशियाई उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के विचार को भी कई बार इसी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, हालांकि मार्क्स का विश्लेषण ज्यादा जटिल था। फिर 1904 में विंसेंट स्मिथ ने कहा कि प्राचीन भारत में सारी जमीन राजा की होती थी। ये विचार भी ब्रिटिश सरकार के हितों के अनुरूप था, क्योंकि वो खुद को पिछले शासकों का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन व्यापार पर भी तो उस दौर में काफी काम हुआ था, खासकर भारत और रोम के बीच के व्यापार पर। हाँ बिल्कुल, भारत ग्रीक और भारत रोमन व्यापार पर रॉलिंसन, वॉमिंगटन, चार्ल्सवर्थ, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने लिखा। व्हीलर की अरिकामेदु की खुदाई बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने रोमन व्यापार के पुरातात्विक सबूत दिए, लेकिन बाद में इस काम की आलोचना भी हुई। जैसे GL अध्या ने कहा कि इन अध्ययनों में भारतीय व्यापारियों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया और सारा ध्यान विदेशी उपभोक्ताओं यानी रोमनों पर ही था कि वो भारत से क्या खरीदते थे। तो फिर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जवाब कैसे दिया? राष्ट्रवादियों ने जाहिर तौर पर इस साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया। उनकी पहली कोशिश तो ये थी कि वो संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास पर काम करके ये साबित करें कि भारत में राजव्यवस्था बहुत प्राचीन काल से मौजूद थी और विकसित थी। फिर दादा भाई नौरोजी और RC दत्त जैसे लोगों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की तीखी आलोचना की। ये आर्थिक राष्ट्रवाद का एक बड़ा उदाहरण था। इसके बाद R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी और लोकल गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया जैसी किताबें लिखीं। KP जायसवाल ने भी प्राचीन भारतीय गणराज्यों पर लिखा। इन इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की आर्थिक और प्रशासनिक उपलब्धियों को उजागर करके अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा KT शाह, NC बंद्योपाध्याय, JN समादार, प्राणनाथ जैसे विद्वानों ने संपत्ति के अधिकार, मुद्रा, व्यापार, वित्त जैसे विषयों पर लिखा। बंद्योपाध्याय ने एक व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया था। लेकिन क्या ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पूरी तरह निष्पक्ष था? क्या इसमें कोई कमियां नहीं थी? नहीं, निष्पक्ष तो नहीं कहा जा सकता। उसमें भी अपनी सीमाएं थीं। अक्सर प्राचीन भारत को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किया गया। कई बार ये साबित करने की कोशिश की गई कि प्राचीन भारत की आर्थिक स्थितियां आधुनिक काल से बेहतर थीं। राष्ट्रवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता था और कई बार आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस का अभाव रहता था। हाँ, ये बात जरूर है कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़े जाने 1837 और अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातात्विक कार्यों से जो नए तथ्य सामने आए, उनका उपयोग राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेकर भी काफी बहसें हुई। जैसे HC रे ने उसमें जर्मनी से प्रभावित राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म देखा, वहीं रंगास्वामी अयंगर ने उसे राज्य समाजवाद और हस्तक्षेप नीति, लेजे फेयर का मिश्रण बताया। मतलब व्याख्याएं अलग अलग थीं। UN घोषाल के काम का आपने पहले भी जिक्र किया था। उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ,
UN घोषाल का काम काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदू रेवेन्यू सिस्टम और एग्रेरियन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया जैसी किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने कराधान और प्रशासन का गंभीर और व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजा के अधिकार असीमित नहीं थे और कर सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिए जाते थे। उन्होंने V.S. स्मिथ के इस विचार का खंडन किया कि सारी जमीन राजा की होती है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि निजी भूमि स्वामित्व के पुख्ता सबूतों की कमी है। M.H. गोपाल ने मौर्यन पब्लिक फाइनेंस में अर्थशास्त्र का विस्तृत विश्लेषण किया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी लेखन औपनिवेशिक कथा का एक जरूरी जवाब था, लेकिन वो अक्सर अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भी था। क्या 1950 से पहले कुछ क्षेत्रीय अध्ययन रीजनल स्टडीज भी हुए थे अर्थव्यवस्था पर? हाँ, कुछ प्रयास हुए थे, जैसे A.S. अल्तेकर ने पश्चिमी भारत और राष्ट्रकूटों के इतिहास पर लिखा, जिसमें अर्थव्यवस्था, कर, गिल्ड यानी श्रेणियां, व्यापार मार्ग वगैरह शामिल थे, लेकिन उनके काम में भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण की थोड़ी कमी दिखती है। K.A. नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया, पर अर्थव्यवस्था उनका मुख्य फोकस नहीं था और वो ज्यादातर साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहे। C. मीनाक्षी ने पल्लवों के अधीन प्रशासन और सामाजिक जीवन पर लिखा, जिसमें कराधान, मापतौल, सिंचाई, अकाल, ग्रामीण जीवन जैसे आर्थिक पहलू भी शामिल थे। फिर K.M. गुप्ता और A. अप्पादोराई ने दक्षिण भारत की कृषि व्यवस्था, भूधारण, गिल्ड, व्यापार पर अधिक विस्तृत काम किया, लेकिन गुप्ता की स्मृति साहित्य पर अत्यधिक निर्भरता और अप्पादोराई के स्रोतों के सतही विश्लेषण की आलोचना भी हुई है। सुंदरम ने मध्यकालीन आंध्र की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर लिखा, जिसमें धातु कार्य, आभूषण, बढ़ईगिरी, वास्तुकला, कताई बुनाई, नमक निर्माण, सिनाई और विभिन्न व्यापारिक समुदायों जैसे पंचाल, तेलिकी का अच्छा वर्णन है। उन्होंने शिलालेखों के साथ साथ विदेशी यात्रियों जैसे मार्को पोलो, अब्दुल रज़्ज़ाक, निकोलो कॉन्टी, पेस के विवरणों का भी उपयोग किया। हालांकि इन यात्रियों के विवरणों की विश्वसनीयता पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। DC सरकार ने भी दक्कन के आर्थिक इतिहास लगभग 100 से 600 ईस्वी पर लिखा, लेकिन उनका काम सामान्यीकरणों से भरा था और कुछ बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देता था, जैसे कि पहली 6 शताब्दियों में कृषि का अपेक्षित विकास क्यों नहीं हुआ। और क्या उस दौर में मार्क्सवादी प्रभाव, मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस भी दिखना शुरू हो गया था? हाँ, कुछ लेखकों पर समाजवादी या मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव दिखने लगा था। A.N. बोस, जिनकी किताब का हमने पहले जिक्र किया, सोशल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वो मार्क्सवाद के प्रति राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध थे। हालांकि उनकी किताब में ये खुलकर नहीं कहा गया। उन्होंने वर्ग संघर्ष और किसानों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उन पर क्रांतिकारी B.N. दत्ता का भी प्रभाव था। एक और नाम है S.A. डांगे का। उन्होंने इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी लिखी, जिसमें उन्होंने वैदिक ग्रंथों के आधार पर भारत में दास प्रथा साबित करने की कोशिश की। हालांकि इस किताब की काफी आलोचना हुई कि उन्होंने स्रोतों की मनमानी व्याख्या की। तो कुसाम्बी से पहले का जो मार्क्सवादी लेखन था वो अक्सर थोड़ा यांत्रिक, मैकेनिकल किस्म का था और बाद के मार्क्सवादी इतिहासकारों, खासकर कुसाम्बी और शर्मा के कार्यों जितना प्रभावशाली और सूक्ष्म नहीं था। ये तो वही 1950 से पहले की बात। अब आते हैं सेक्शन 1.4 पर, नया इतिहास लेखन, द न्यू हिस्टोरियोग्राफी। तो 1950 के बाद और खासकर 1960 और 70 के दशक में जो ये नया इतिहास लेखन उभरा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? क्या चीज इसे पहले के लेखन से अलग करती है? हाँ, ये वो दौर है जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास, खासकर आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दिशा ही बदल दी और इसका प्रभाव आज भी काफी हद तक बना हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। पहली, तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। मतलब उत्पादन के साधन कैसे बदले, टूल्स एंड टेक्निक्स, और उत्पादन के संबंध कैसे बदले, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इतिहास को इन बदलावों के नजरिए से देखा जाने लगा। दूसरी विशेषता थी सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर ध्यान। ये स्तरीकरण सिर्फ श्रम के विभाजन पर आधारित नहीं था, बल्कि भूमि और उपज के असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था। इसमें वैश्यों की भूमिका, जो मुख्य रूप से करदाता और उत्पादक वर्ग था, उसको समझने पर भी जोर दिया गया। और तीसरी और शायद सबसे ज्यादा बहस वाली विशेषता थी प्रारंभिक मध्यकाल और सामंतवाद, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड फ्यूडलिज्म का अध्ययन।
ये इस दौर के इतिहास लेखन का एक केंद्रीय मुद्दा बन गया और इस बहस को दिशा देने का श्रेय मुख्य रूप से आर.एस. शर्मा और उनके भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म के सिद्धांत को जाता है। हाँ, भारतीय सामंतवाद का सिद्धांत, ये अक्सर सुनने में आता है। ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है मोटे तौर पर? मोटे तौर पर यह सिद्धांत ये कहता है कि गुप्त काल के बाद लगभग तीसरी-चौथी सदी के बाद से भारत में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई। जो बड़े शहर थे वो उजड़ने लगे या उनका महत्व कम हो गया। मुद्रा यानी सिक्कों का चलन भी कम हो गया। इस आर्थिक माहौल में राजाओं ने नकदी वेतन देने के बजाय अपने अधिकारियों, ब्राह्मणों, मंदिरों को जमीनें दान में देना शुरू कर दिया। ये वही भूमि अनुदान या अग्रहार थे जिनका हमने पहले जिक्र किया। इन अनुदानों के साथ अक्सर उन इलाकों के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी दे दिए जाते थे। इससे क्या हुआ? इससे स्थानीय स्तर पर सत्ता के कई छोटे छोटे केंद्र बन गए, यानी फ्रैगमेंटेड अथॉरिटी हो गई। केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, किसानों की गतिशीलता, मोबिलिटी कम हो गई, वो जमीन से बंध गए। एक तरह से जमीन के मालिक और किसान के बीच कई बिचौलिए, लैंडेड इंटरमीडियरीज आ गए। अर्थव्यवस्था ज्यादातर आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट गांव पर आधारित हो गई। बेगार यानी फोर्स्ड लेबर, जिसे विष्टी कहा गया है, वो बढ़ी और किसानों का शोषण भी बढ़ा। शर्मा मानते हैं कि इससे कई बार सामाजिक तनाव और संघर्ष भी हुए, विद्रोह भी हुए। ये लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का एक विशिष्ट चरण माना गया, जिसे उन्होंने भारतीय सामंतवाद कहा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बहस का मुद्दा रहा, तो क्या सभी इतिहासकार इस सामंतवाद मॉडल से सहमत थे या इसकी आलोचना भी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहमत होना तो दूर, इस मॉडल की बहुत तीखी और विस्तृत आलोचना हुई है। कई इतिहासकारों ने, जिनमें डीसी सरकार, हरबंस मुखिया, बीडी चट्टोपाध्याय जैसे नाम शामिल हैं, उन्होंने तर्क दिया कि ये मॉडल यूरोप के सामंतवाद पर आधारित है और इसे भारतीय परिस्थितियों पर जस का तस लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मुद्रा का चलन भी बना रहा और किसानों की स्थिति उतनी बंधी हुई नहीं थी जितनी यूरोप के सर्फ की होती थी। बाद के शोधों ने इस तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। अब ये स्वीकार किया जाता है कि प्रारंभिक मध्यकाल सिर्फ पतन का काल नहीं था। इस दौर में कृषि का अभूतपूर्व विस्तार, एग्रेरियन एक्सपेंशन भी हुआ। खासकर गंगा घाटी के बाहर के क्षेत्रों में, जैसे बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत में नई जमीनें खेती के तहत लाई गईं, सिंचाई की तकनीकें विकसित हुईं। इस प्रक्रिया में जनजातीय समूहों का किसान बनना, पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स भी हुआ। क्रियाएं, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत के लिए एक ही मॉडल लागू करने के बजाय क्षेत्रीय विभिन्नताओं, रीजनल वेरिएशंस पर भी ध्यान दिया जाने लगा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। नया इतिहास लेखन धीरे धीरे इस समझ की ओर बढ़ा कि पूरे भारत को एक इकाई मानकर कोई एक मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय विविधताओं को समझने पर जोर दिया गया। स्थानीय इकाइयों जैसे मंडल, पल्ली, ग्राम, दक्षिण भारत में कोट्टू, उर, नाडु, इनके अध्ययन का महत्व बढ़ा। ये भी देखा गया कि कैसे एक ग्राम धीरे धीरे विकसित होकर एक व्यापारिक केंद्र, नगरम बन सकता था। ग्राम समुदाय की जो पुरानी छवि थी कि वो आत्मनिर्भर है, सामंजस्यपूर्ण है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे चुनौती दी गई। अब समाज की जटिलता, उसमें मौजूद पदानुक्रम, हायरार्की और विभिन्न समूहों जैसे व्यापारी, वणिक, बंजारा, सार्थवा, कारीगर, श्रेष्ठी, निगम, इनके बीच की अंतःक्रियाओं को उजागर किया जाने लगा। व्यापार और शहरी केंद्रों के पतन वाली बात पर भी बहस जारी रही। कुछ ने माना कि पतन हुआ, तो कुछ में तर्क दिया कि व्यापार का स्वरूप बदला, या कुछ क्षेत्रों में पतन हुआ तो दूसरे क्षेत्रों में नए केंद्र उभरे। इस नए इतिहास लेखन में डीडी कोसाम्बी का योगदान कितना मौलिक माना जाता है? आपने शुरू में उनका जिक्र किया था। कोसाम्बी का योगदान बहुत ही मौलिक और प्रभावशाली था, खासकर मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की धारा में। उन्होंने इतिहास को कैसे देखा? उन्होंने इतिहास को उत्पादन के साधनों और संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के कालानुक्रमिक उत्तराधिकार के रूप में देखा। मतलब हिस्ट्री एज अ क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ चेंजेस इन द मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये उनकी मूल दृष्टि थी।
उन्होंने उस तरह के इतिहास को खारिज कर दिया जो सिर्फ व्यक्तिगत घटनाओं, राजाओं, रानियों पर केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने मजाक में ढोल नगाड़े वाला इतिहास, ड्रम एंड ट्रम्पेट हिस्ट्री कहा था। इसके बजाय उन्होंने जीवन की बुनियादी जरूरतों, संस्कृति के भौतिक आधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनके लिए इतिहास मूल रूप से आर्थिक इतिहास था। उनकी पद्धति, मेथोडोलॉजी में क्या खास बात थी? आपने कहा था कि उन्होंने पुरातत्व और नृवंश विज्ञान को जोड़ा। हाँ, उनकी पद्धति बहुत अनूठी थी। उन्होंने सिर्फ लिखित ग्रंथों का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उसे पुरातत्व, नृवंश विज्ञान और मानव शास्त्र से मिलने वाली जानकारी के साथ जोड़ा। वो फील्ड वर्क करते थे, जीवित समाजों, खासकर जनजातीय समाजों का अध्ययन करते थे, ये देखने के लिए कि अतीत के अवशेष उनमें किस रूप में मौजूद हैं। इसे उन्होंने जीवित प्रागैतिहास कहा। लिखित रिकॉर्ड और फील्ड स्टडी का ये सिंथेसिस बाद के भारतीय इतिहास लेखन पर, खासकर आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर बहुत प्रभावशाली रहा। लेकिन जाहिर है कोसाम्बी की भी आलोचना हुई होगी। उनके विचारों पर क्या सवाल उठाए गए? हाँ बिल्कुल, उन पर कई बार ये आरोप लगे कि उन्होंने मार्क्सवादी ढांचे को बहुत सख्ती से लागू करने की कोशिश की और कभी-कभी सबूतों को उस ढांचे में फिट करने के लिए थोड़ा तोड़ा मरोड़ा भी। जैसे वैदिक देवता इंद्र की उनकी व्याख्या पर सवाल उठे। उन्होंने मार्क्स की एशियाई उत्पादन पद्धति को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। जाति व्यवस्था पर उनके विचार की ये उत्पादन संबंधों पर नहीं, बल्कि ज्यादातर विचारधारा पर आधारित थी। इस पर भी बहस हुई। भारत में दास प्रथा की सीमा कितनी थी, इस पर उनके विचारों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने सामंतवाद के 2 चरणों की बात की थी, एक जो ऊपर से थोपा गया राज्य द्वारा भूमि अनुदान के जरिए, और दूसरा जो नीचे से विकसित हुआ स्थानीय स्तर पर जमींदारों के उभरने से। उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवाद से ये भी माना कि भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं थी, जैसा कि मार्क्स ने शुरू में सोचा था, बल्कि उसमें आंतरिक परिवर्तन होते रहे। अब वापस आर्य शर्मा के सामंतवाद मॉडल पर आते हैं। उनकी किताब इंडियन फ्यूडलिज्म का आपने जिक्र किया। उन्होंने इसे और विस्तार से कैसे परिभाषित किया, इसके चरण क्या बताए? शर्मा की किताब इंडियन फ्यूडलिज्म, जो पहली बार 1965 में आई और बाद में संशोधित हुई, इस विषय पर एक मील का पत्थर मानी जाती है। उन्होंने भारतीय सामंतवाद के 3 चरण बताए। पहला, उत्पत्ति का चरण लगभग 300 से 750 ईस्वी। दूसरा, प्रसार या फैलाव का चरण 750 से 1000 ईस्वी। और तीसरा, पतन का चरण 1000 से 1200 ईस्वी। उनके अनुसार इसकी शुरुआत सातवाहन काल में दक्कन में भूमि अनुदान से हुई और गुप्त काल में ये प्रथा उत्तर भारत में भी तेज हो गई। जैसा हमने पहले कहा, इन अनुदानों में अक्सर सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि उस पर रहने वाले किसानों पर राजकोषीय और न्यायिक अधिकार, फिस्कल एंड जुडिशियल राइट्स भी शामिल होते थे। इससे राज्य का सीधा नियंत्रण कम हुआ और स्थानीय बिचौलियों का उदय हुआ। शर्मा ने याज्ञवल्क्य के स्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला देकर भूमि अधिकारों के विभिन्न स्तरों की बात की, जैसे महीपति राजा, क्षेत्रस्वामी जमीन का मालिक और कर्षक खेतीहर। उन्होंने स्वामी नामक एक मध्यवर्ती भूस्वामी वर्ग के उदय की भी बात कही। तो शर्मा के अनुसार सामंतवाद की मुख्य आर्थिक और सामाजिक विशेषताएं क्या थीं, संक्षेप में? संक्षेप में कहें तो शहरों का पतन, लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट, सिक्कों की कमी, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, सेवा के बदले भूमि अनुदान, भोग का चलन, किसानों का बढ़ता हुआ शोषण, बेगार विष्टि का प्रचलन, करों का बढ़ता बोझ, किसानों की घटती हुई गतिशीलता और जमीन से उनका बंध जाना, और जमीन पर अधिकार रखने वाले बिचौलियों के एक जटिल पदानुक्रम का विकास। उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश, कांगड़ा, उड़ीसा, बंगाल जैसे क्षेत्रों से मिले 6ठी-7वीं शताब्दी और उसके बाद के अभिलेखों के आधार पर किसानों के दासत्व या अर्धदासत्व, सर्फडम जैसी स्थिति में पहुंचने के प्रमाण देने की कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसकी मुख्य कमजोरी शायद यही थी कि यह एक बहुत सामान्यीकृत मॉडल था और विशाल भारतीय उपमहाद्वीप की अत्यधिक क्षेत्रीय विविधताओं को पूरी तरह अपने में समेट नहीं पाता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जिसने इस बहस को शुरू किया था, वो पूरी तरह से खारिज हो गया,
या अप्रासंगिक हो गया? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। भले ही सामंतवाद के विशिष्ट मॉडल पर बहुत बहस हुई और उसे कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने प्राचीन भारतीय इतिहास, खासकर आर्थिक और सामाजिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा और ऊर्जा जरूर दी। इसने डेटा को व्यवस्थित करने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और विश्लेषण के लिए मानदंड प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन इतिहासकारों को भी प्रभावित किया जो सख्ती से मार्क्सवादी नहीं थे, जैसे डी.एन. झा या रोमिला थापर। भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ के अध्ययन पर फोकस बढ़ा। हाँ, बी.डी. मजूमदार, बी.पी. नियोगी जैसे कुछ और नाम भी हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किए। हालांकि कुछ शुरुआती मार्क्सवादी अध्ययनों पर सतही विश्लेषण करने, सीमित स्रोतों का उपयोग करने और बहुत सीमित कालखंडों पर ही ध्यान केंद्रित करने की आलोचना भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर 1950 के बाद आर्थिक इतिहास लेखन पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें पेशेवर अर्थशास्त्रियों की भागीदारी उतनी नहीं रही जितनी इतिहासकारों की रही। धीरे धीरे कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी और जहां तक संभव हो मात्रात्मक तरीकों, क्वांटिटेटिव मेथड्स पर भी ध्यान बढ़ने लगा। ये एक बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा रही कि कैसे इतिहास को देखने का नजरिया बदला। अब आते हैं सेक्शन 1.5 पर, हाल के शोध, रीसेंट रिसर्चेस। आजकल इतिहासकार प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे कर रहे हैं? क्या नया है? किन चीजों पर ज्यादा जोर है? हाँ, हाल के शोधों में जो सबसे बड़ी बात दिखती है वो है पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना और नए डेटा और नए तरीकों का इस्तेमाल करना। और इसमें पुरातात्विक डेटा, आर्कियोलॉजिकल डेटा की बढ़ती हुई उपलब्धता और उसके विश्लेषण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी में क्या खास बदलाव आया है? अब कोशिश ये है कि सिर्फ अभिलेखों यानी एपिग्राफी या सिर्फ साहित्यिक स्रोतों, लिटरेरी सोर्सेस पर ही निर्भर ना रहा जाए, बल्कि पुरातत्व और जहां तक संभव हो सके सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी एकीकृत, इंटीग्रेट किया जाए। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के लिए विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए निष्कर्ष अक्सर अस्थायी, टेंटेटिव ही होते हैं, लेकिन कोशिश इस दिशा में है। साथ ही स्रोतों की प्रकृति का मूल्यांकन करने पर भी जोर है। मतलब कोई स्रोत हमें आर्थिक जानकारी दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। इन सवालों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और क्या अब भी पूरे भारत के लिए एक सामान्य पैन इंडियन मॉडल बनाने की कोशिश होती है? नहीं, अब इससे काफी हद तक बचा जा है। पहले अक्सर ये होता था कि एक राजनीतिक इकाई जैसे मौर्य साम्राज्य या सातवाहन साम्राज्य को एक सामाजिक आर्थिक इकाई भी मान लिया जाता था, या फिर गंगा घाटी में जो पैटर्न दिख रहा है उसे पूरे देश पर लागू कर दिया जाता था। अब क्षेत्रीय विविधताओं, रीजनल वेरिएशंस और उप क्षेत्रों को पहचानने पर कहीं ज्यादा ध्यान है। विभिन्न स्तरों पर, जैसे तकनीकी स्तर पर, पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल स्तर पर, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अलग अलग पैटर्न को समझने की कोशिश हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक रूप एक साथ सह अस्तित्व में थे, कोएग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल के चरवाहे, शिकारी समुदाय भी थे और उसी समय हड़प्पा सभ्यता के विकसित किसान और शिल्पकार भी थे। आर्थिक विकास बहुत असमान, अनइवन था और एक लंबी प्रक्रिया थी। आपने पुरातत्व, आर्कियोलॉजी के बढ़ते महत्व का जिक्र किया। इसका योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है, खासकर आर्थिक इतिहास के संदर्भ में? पुरातत्व का योगदान सच में बहुत बड़ा है। इसने हमें उस भारत को समझने में मदद की है जो गंगा के मैदानों के बाहर था, जिसके बारे में साहित्यिक स्रोत अक्सर चुप रहते हैं। जैसे पोस्ट मौर्य दक्कन, खासकर आंध्र प्रदेश का इलाका, वहां गंगा घाटी के बराबर का आर्थिक विकास देखने को मिलता है, जिसमें व्यापार, शिल्प और शहरीकरण शामिल है। ये जानकारी पुरातत्व से ही मिली है। लोहे के औजारों का इस्तेमाल और उनके स्थानीय स्थल पर गलानी, स्मेल्टिंग की तकनीक के विकास से कृषि उत्पादन में एक निरंतरता आई। गुप्त और गुप्तोत्तर काल, जिसे पहले पतन का काल माना जाता था, उसमें भी पुरातत्व दिखाता है कि कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था। नए क्षेत्र खेती के अंदर आ रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों जैसे जंगल और बस्तियां, इनका आपस में एक परस्पर विकास, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा था। तो पुरातत्व ने कृषि के प्रसार, शहरीकरण के पैटर्न, शिल्प उत्पादन के केंद्रों, मुद्रा के उपयोग का फैलाव और व्यापार मार्गों को समझने में हमारी मदद की है।
विभिन्न पुरातात्विक संस्कृतियां जैसे काले और लाल बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर BNW, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर PGW, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ताम्र निधियां, कॉपर हॉर्ड्स, इनके अध्ययन से हमें विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संपर्क, आत्मसातकरण और परिवर्तन की प्रक्रियाओं का पता चलता है। यहाँ तक कि वैदिक संस्कृति का धीरे धीरे पशुचारण से हटकर किसान उत्पादन की ओर झुकाव भी पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्यादा स्पष्ट होता है। लोहे की भूमिका, रोल ऑफ आयरन पर भी काफी बहस हुई है ना, खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के उदय के संदर्भ में। हाँ, लोहे की तकनीक की भूमिका पर काफी बहस हुई है, खासकर ये सवाल कि क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में राज्यों और शहरों के उदय के पीछे लोहे के व्यापक प्रयोग से हुआ कृषि अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन ही एकमात्र या मुख्य कारण था। इस पर अलग अलग मत है। कुछ मानते हैं कि हाँ, ये मुख्य कारण था, दूसरे मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण कारण था लेकिन एकमात्र नहीं, सामाजिक राजनीतिक कारण भी थे। साथ ही कृषि और कृषक समुदायों की उत्पत्ति को भी अब और पीछे ले जाकर देखा जा रहा है, नवपाषाण ताम्रपाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता के बाहर भी। हालांकि ये माना जाता है कि एक पूर्ण विकसित किसान अर्थव्यवस्था, फुल फ्लेज्ड पेजेंट इकोनॉमी के प्रसार के लिए लोहे की तकनीक का आना और फैलना महत्वपूर्ण था। हमें प्रागैतिहासिक संस्कृतियों, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स में भी शिल्प विशेषज्ञता, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं। नेटवर्क्स, एक्सचेंज नेटवर्क्स के अस्तित्व का संकेत देती हैं। तो प्रागैतिहास का अध्ययन हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण में संक्रमण को समझने में मदद करता है, चाहे वो गंगा के उत्तर का मैदान हो, दक्कन हो या दक्षिण भारत। और मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के शोध में क्या नए रुझान दिख रहे हैं? मध्यकालीन भारत के शोध में भी अब सिर्फ अभिलेखीय वर्णन से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे बंगाल, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु में जो प्रक्रियाएं चल रही थी, उनकी एक तुलनात्मक समझ, कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग विकसित करने पर जोर है। फिर से वही बात, असमानता, अनइवननेस को उजागर किया जा रहा है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में विकास की गति और प्रकृति अलग थी। आपने मात्रात्मक इतिहास, क्वांटिटेटिव हिस्ट्री का जिक्र किया था। क्या प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका उपयोग बढ़ा है? जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका उपयोग अभी भी बहुत सीमित है। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय सांख्यिकी डेटा की भारी कमी है। हमारे पास उस तरह के आंकड़े नहीं हैं जैसे शायद आधुनिक इतिहास के लिए उपलब्ध होते हैं। D.D. कोसाम्बी ने कुछ शुरुआती प्रयास किए थे सिक्कों के विश्लेषण वगैरह में। गणितीय मॉडल का उपयोग तो लगभग न के बराबर है। हाल के वर्षों में इसमें रुचि जरूर बढ़ी है, लेकिन डेटा की कमी एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। और सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिज्मेटिक्स, ये कितना उपयोगी साबित हुआ है आर्थिक इतिहास के लिए? सिक्के न्यूमिस्मैटिक्स सिर्फ कला या राजवंशों की तिथियों के बारे में जानकारी नहीं देते, वो आर्थिक इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों की मात्रा कितनी थी, उनका वजन क्या था, उनका प्रचलन किस क्षेत्र में था, उनमें धातु की शुद्धता कितनी थी, या समय के साथ उसमें मिलावट, डिबेसमेंट तो नहीं हुई। ये सब चीजें उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति, व्यापार के उतार चढ़ाव, राज्य की वित्तीय हालत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हालांकि इसमें भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि किसी राजा ने कुल कितने सिक्के ढलवाए होंगे, या कितने समय के साथ नष्ट हो गए या जमीन में दब गए। फिर भी जब हमें सिक्कों के ढेर, होर्ड्स मिलते हैं, तो उनके अध्ययन से उनके प्रचलन के समय, क्षेत्र और संरचना का काफी अच्छा अंदाजा लग जाता है। उदाहरण के लिए, सातवाहन काल के सिक्के हमें दक्षिण पूर्व एशिया और शायद चीन के साथ भी व्यापार संबंधों का संकेत देते हैं। में इस्तेमाल होता था या मुद्रा, करेंसी के रूप में ढाला जाता था। इसमें भी सिक्कों का अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भविष्य की दिशा क्या नजर आती है? किन क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है? भविष्य निश्चित रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच में है। मतलब साहित्यिक, अभिलेखीय, शिलालेख, मुद्राशास्त्रीय और पुरातात्विक, इन सभी प्रकार के साक्ष्यों को एक साथ मिलाकर विश्लेषण करने की जरूरत है। तभी हम एक ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय तस्वीर बना पाएंगे।
उदाहरण के लिए अगर हमें गुप्तोत्तर काल में विदेशी व्यापार में गिरावट को समझना है तो हमें उस समय के सिक्कों जैसे इंडो फारसी सिक्के, हूणों के सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कुछ शहरी केंद्रों का पतन या सिकुड़ना और साहित्यिक उल्लेख, इन सबको एक साथ रखकर देखना होगा। पुरातत्व की अपनी सीमाएं हैं, ये सही है, डेटा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, लेकिन शायद उसका पूरा विश्लेषण और उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर और काम करने की जरूरत है। बौद्ध और जैन काल के शहरीकरण का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। हड़प्पा सभ्यता और समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की भौतिक संस्कृतियों की तुलना करने की जरूरत है। ऋग्वैदिक आर्यों और परवर्ती वैदिक लोगों के भौतिक उपकरणों जैसे तांबे बनाम लोहे का प्रयोग में क्या अंतर था? लोहे का आगमन और प्रसार कैसे और कब हुआ, इसका कृषि और समाज पर क्या सटीक प्रभाव पड़ा, इन सवालों पर और ज्यादा सूक्ष्मता से काम करने की जरूरत है। जनसंख्या घनत्व, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे होता था, परिवहन के साधन क्या थे, शिल्प उत्पादन का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व था, जैसे मुद्दों पर भी और ध्यान देना होगा। स्रोतों का बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, खासकर महाभारत या अर्थशास्त्र जैसे जटिल ग्रंथों का। उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। गांव के स्तर पर अध्ययन, सिंचाई की भूमिका, केंद्रीय नियंत्रण कितना वास्तविक था, दक्षिण भारतीय मंदिरों की आर्थिक भूमिका, इन जैसे विषयों पर भी और शोध की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि ये क्षेत्र अभी भी बहुत जीवंत है और इसमें लगातार नई चीजें सामने आ रही हैं। अब हम सेक्शन 1.6 यानी सारांश पर आते हैं। तो इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा का सार क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे श्रोताओं को खास तौर पर याद रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में कहें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो यही है कि प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास अब इतिहास लेखन के केंद्र में आ गया है, वो हाशिए पर नहीं है। और इसे समझने के लिए एक अंतर्विषयी दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है, जिसमें इतिहास के साथ पुरातत्व, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र सबको साथ लाना होगा। दूसरी मुख्य बात है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिफरेंशिएशन, स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन और सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का अध्ययन। ये अब प्रमुख विषय बन गए हैं और ये समझा जा रहा है कि गतिशीलता सिर्फ जाति व्यवस्था पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि संसाधनों तक पहुंच या राजनीतिक शक्ति तक पहुंच पर भी निर्भर करती थी। तीसरी बात, राज्य निर्माण, स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को अब कृषि के विस्तार, बस्तियों के विकास और सामाजिक भेदभाव की प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सब आपस में जुड़े हुए थे। और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अर्थव्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारक भले ही न हो, लेकिन ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक इतिहास और इतिहास के अन्य पहलुओं जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इनके बीच एक बहुत जटिल अंतःक्रिया, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जिसे समझना जरूरी है। बहुत खूब। अब सेक्शन 1.7 में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर समकालीन विचारों पर चर्चा करें, 1960 के दशक से पहले के अध्ययन में प्रचलित विचारों का विश्लेषण करें, 1960 के दशक से उभरते नए रुझानों का विश्लेषण करें, 1950 के बाद का लेखन पहले के लेखन से कैसे अलग है, और हाल के रुझानों का विवरण दें। हाँ, हम श्रोताओं को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे कि वे इन सवालों पर विचार करें। ये उनकी समझ को परखने और गहरा करने में मदद करेंगे। जो चर्चा हमने की है उसके आधार पर इन सवालों के जवाब तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। और सेक्शन 1.8 में कुछ सुझाई गई पुस्तकें, सजेस्टेड रीडिंग्स भी हैं, अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहता है। जी, यूनिट में बीडी चट्टोपाध्याय, डीएन झा, आरएस शर्मा, रोमिला थापर जैसे प्रमुख इतिहासकारों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखों का सुझाव दिया गया है। वीके ठाकुर का नाम भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, हालांकि शायद यूनिट में उल्लेख न हो। गहन अध्ययन के लिए ये रचनाएं बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा की मुख्य बातें, की टेकअवेज संक्षेप में एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहली बात, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास अब सिर्फ राजाओं महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों, उनकी खेती, उनके व्यापार, शहरों के बसने और उजड़ने और आर्थिक विचारों के विकास का अध्ययन है। दूसरी बात,
इतिहास लिखने का तरीका यानी इतिहास लेखन खुद बदला है। सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अब पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, सिक्के, न्यूमिस्मैटिक्स और अभिलेखों, एपिग्राफी जैसे स्रोतों का महत्व बहुत बढ़ गया है और इनको मिलाकर विश्लेषण किया जा रहा है। तीसरी बात, अलग अलग दौर को समझने के लिए अलग अलग नजरिए विकसित हुए। मौर्य काल, गुप्त काल और खासकर प्रारंभिक मध्यकाल की अर्थव्यवस्थाओं को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, जैसे मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और फिर उनकी आलोचनाएं भी सामने आई हैं। चौथी, कुछ प्रमुख बहसें हैं जो लगातार चलती रही हैं और अब भी जारी हैं। जैसे, क्या भारत में सामंतवाद था? क्या व्यापार का पतन हुआ था? राज्य का अर्थव्यवस्था पर कितना नियंत्रण था? क्षेत्रीय भिन्नता, रीजनल वेरिएशंस क्यों और कैसी थीं? इन मुद्दों पर इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं और बहस जारी है। पांचवी बात, स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्रोतों की प्रामाणिकता, उनके पूर्वाग्रह और उनकी सीमाओं की आलोचनात्मक जांच, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोर्सेस करना बेहद जरूरी है। और आखिरी बात, ये क्षेत्र स्थिर नहीं है। लगातार नया शोध हो रहा है, नई विधियां अपनाई जा रही हैं और इनसे हमारी समझ लगातार बेहतर और ज्यादा सूक्ष्म होती जा रही है। उम्मीद है प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन पर यह विस्तृत चर्चा हमारे सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। इसे शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े ताकि सभी बारीकियां और नाम ठीक से समझ में आ जाएं। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये विषय न केवल GS1 इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपको ऐतिहासिक व्याख्याओं का विश्लेषण करना सिखाता है। ये निबंध लिखने में भी मदद कर सकता है और सबसे बढ़कर ये हमारे समाज की आर्थिक जड़ों को समझने में मदद करता है। तो ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण समझ है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो तैयारी कर रहे हैं। अपने विचार और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से चूक ना जाएं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।